जो देखिए लास्ट मैंने जो वायरस वाले टॉपिक पे 2 लेक्चर डाले थे, शॉर्ट लेक्चर थे वो वायरस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को बता रहे थे, थोड़ा वायरस कैसे इवॉल्व हुए उसको लेके कुछ थ्योरीज़ थी आपकी, वो सारी डिस्कस की थी और उसपे एक और लॉन्ग वीडियो बनाऊँगा। बट अभी क्या है कि मैं पिछले कुछ दिनों से मेरी क्लासेस से अभी मैं फ्री हूँ और तो इस बीच मुझे थोड़ा-सा अपने एक पुराने काम पे वापस जाने का मौका मिला। ये अच्छी बात हुई और क्योंकि नीट-वीट पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च में था और उसी रिसर्च को मुझे थोड़ा कंटिन्यू करने का टाइम मिला इन 3-4 दिनों में। और ये रिसर्च शायद रह गई थी बहुत 2017 के आसपास की, है ना? तो उसको थोड़ा-सा मैंने आगे बढ़ाया उस पेपर को, रिसर्च पेपर को। तो मुझे एक लैब में काम करने का मौका मिला, लैबोरेटरी में, मॉलिक्यूलर लैब थी, जिसमें मैं पहले पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन, एलाइज़ा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इस सब पे भी काम कर चुका हूँ या इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल एपरेटस पे, तो उस पे थोड़ा काम करने का दोबारा से मौका मिला, तो अच्छा लग रहा है थोड़ी फीलिंग। और ये कहीं न कहीं 12th क्लास जो एनसीईआरटी बायो 12th है, उससे ज़्यादा रिलेट कर रहा है टॉपिक, लेकिन कहीं न कहीं इस पे एक पॉइंट है, एक वायरस का नाम या ज़िक्र आ रहा है, जो 9th वाले बच्चों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है सुनना, 10th वालों के लिए भी 11th, 12th एंड इवन जो मेडिकल साइंसेज़ को समझते हैं, उसके एप्लीकेशन को समझते हैं हमारी डेली लाइफ में और आने वाले फ्यूचरिस्टिक एप्लीकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, है ना? आप सब जानते हैं बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, 11th के बच्चे उसको अपनी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर में उसकी पिक्चर देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और टीचर जब पढ़ाते हैं तो ये भी बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसमें जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं जैसे जैसे एक का नाम है FAI-X174 या फाई क्रॉस 174 कहते हैं, तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज हैं जो आपके 12th क्लास एनसीईआरटी में लिखा है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, जिसमें आरएनए आपका जीनोम मिलेगा। तो आरएनए और डीएनए दोनों टाइप के जीनोम बैक्टीरियोफेज वायरस में मिलते हैं और इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसको आप कैप्सिड कहते हैं। और इस बैक्टीरियोफेज का आज के जो मेडिकल साइंसेस है, जो बायोटेक एप्लीकेशन है, जो माइक्रोबायोलॉजी एप्लीकेशन है, इवन जो एंटीबायोटिक इंडस्ट्री है, उसमें यूज़ किया जा रहा है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है, तरह-तरह के बायो फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में यूज़ किया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए उसी बैक्टीरियोफेज पे मुझे दोबारा से रिसर्च करने का मौका मिला और बस ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन वायरस के जो सैंपल आइसोलेशन थे, उसका जो जीनोम या डीएनए आइसोलेशन था, उसका प्यूरिफिकेशन करने का मुझे मौका मिला और उसके प्यूरिफिकेशन के बाद बहुत सारे बच्चे जो 12th के हैं, वो समझते हैं कि मैंने उस वायरस का जो जीनोम था, जो डीएनए था उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया है बिकॉज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप सबको पता होगा, जो पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर सीज़र कहते हैं। तो ये सारी बातें इसमें आएँगी, है ना आगे। तो देखिए बैक्टीरियोफेज जो है, वैसे तो देखिए मैं अक्सर जो बातें होती हैं उसमें कहता रहता हूँ कि या टीचर्स बोलते रहते हैं कि जो गंगा रिवर है उसमें अबंडेंसी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बहुत सारी जगह सॉइल में, बहुत सारी रिवर में और भी कम क्वांटिटी में, लो कंसंट्रेशन में बैक्टीरियोफेज हो सकते हैं। लेकिन गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में, हाई अबंडेंसी में आपको बैक्टीरियोफेज जैसे वायरसेस मिलेंगे और इवन 1-2 टाइप के नहीं मिलेंगे, वहाँ 1100-1200 अलग-अलग टाइप के बैक्टीरियोफेज की वैरायटी है गंगा रिवर में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल क्लीनिंग है रिवर की, जो नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग हो जाती है गंगा के पानी की, वो बैक्टीरियोफेज से हो जाती है क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इनगल्फ करता है, तो वाटर को क्लीन बनाए रखता है, एक नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है ये और उस पानी की जो उस नेचुरल एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखने का भी काम करता है। इवन सॉइल में भी हमें कुछ टाइप के बैक्टीरियोफेज मिलते हैं, इसीलिए हम एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ कर पा रहे हैं ना बैक्टीरियोफेज का। तो देखिए उस तमाम किस्म के बैक्टीरियोफेज में जैसे मैं 2-4 नाम बताता हूँ, एक है लैम्ब्डा फेज या लैम्ब्डा फाज कहते हैं उसको और लैम्ब्डा फाज का अगर मैं जीनोम साइज़, उसका जो पूरा जीनोम साइज़ है, उसका अगर लेंथ देखी जाए तो हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में हम डीएनए की लेंथ मेज़र करते हैं। तो लैम्ब्डा फाज की लेंथ अप्रॉक्सिमेटली 48,000 बेस पेयर के अराउंड है। इवन जो मैंने अभी नाम लिया था फाई एक्स 174 या फाई क्रॉस 174 बैक्टीरियोफेज उसकी उसकी लेंथ आई थिंक 5300 बेस पेयर के अराउंड आपको मिलेगी लगभग है ना। और इसी कड़ी में मैंने जिस बैक्टीरियोफेज पे काम किया है उसको 2 अलग-अलग क्लिनिकल सैंपल से मैंने आइसोलेट किया, तो उसकी जो जीनोम की पूरी लेंथ है, जो डीएनए की पूरी लेंथ है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में, वो है 1,69,000 बेस पेयर के अराउंड या लिखा रहता है कहीं-कहीं 169 किलो बेस।
है ना? क्योंकि 1 किलो बेस इज़ इक्वल टू 1000 बेस पेयर। तो कहने का मतलब अलग-अलग साइज़ के बैक्टीरियोफेज आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, क्लियर है? तो उसी में मैंने टी4 बैक्टीरियोफेज पर मैंने जो वर्क किया है और इसको 2 अलग-अलग सैंपल से मैंने जैसा बताया लिया है। एक क्लिनिकल सैंपल से लिया है किसी पेशेंट में जिसमें स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन था, उसके सैंपल से इस सैंपल में जो डीएनए क्योंकि स्टेफाइलोकोकस आप सब अगर जानते हो तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है और उस बैक्टीरिया के अंदर इस वायरल जीनोम का कंटेंट मिला, उस वायरल जीनोम को आइसोलेट किया गया, उसके जीनोम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया, प्यूरिफाई किया गया, देन हम इस पे वर्क करते हैं, है ना? तो उसी में टी4 देखिए तो मैंने क्या किया, उस टी4 बैक्टीरियोफेज डीएनए को लिया और उसकी डीएनए को जैसे मैंने कहा एक्सट्रैक्शन किया, प्यूरिफिकेशन किया, रेस्ट्रिक्शन से कट किया, देन उसको हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक एपरेटस पे अगार पे हमने इसको लोड कर दिया। इसको बोलते हैं डीएनए सैंपल लोडिंग, है ना? वेल में सैंपल लोडिंग करते हैं तो ये माइक्रो पिपेट की मदद से करते हैं विद माइक्रो टिप्स, आगे टिप इसमें लगी रहती हैं। ये पिपेट होता है जितनी क्वांटिटी में हमको डीएनए लेना होता है, मान लीजिए 2 माइक्रोग्राम डीएनए हमने लिया, 5 माइक्रोग्राम लिया, उसको हमने वेल में लोड कर दिया। तो लोडिंग की पिक्चर देखिए लिखा है, ये 13 की पिक्चर है और डीएनए सैंपल को लोड करते हुए किसका डीएनए है ये, किसका जीनोम है, टी4 बैक्टीरियोफेज का भी मैंने नाम लिया टी4 बैक्टीरियोफेज, जिसका जीनोम साइज कितना मैंने बताया 1,69,000 बेस पेयर। लेकिन मुझे इतने बड़े जीनोम साइज में से मान लीजिए मेरी अपनी चॉइस का या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे चाहिए था उसको मेरे को पर्टिकुलर साइज का डीएनए चाहिए, तो मेरे को चाहिए था 1500 बेस पेयर का डीएनए। तो वो मैं अभी दिखाऊंगा कैसे जेल में सेपरेट होता है डीएनए और उस पर्टिकुलर साइज के डीएनए को मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाला, है ना? तो देखिए मैंने ये लोड किया है और जेल कैसे बनाते हैं, और ये मैंने जेल देखिए जेल की पिक्चर है, ये जेल की पिक्चर आप देख रहे हैं, पूरा जेल है, इसमें डीएनए के बैंड आपको दिख रहे हैं, इस तरह के बैंड, और ये सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। जो डीएनए है जीन है उसके साइज के बेसिस पर जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक उनको सेपरेट करता है, ये सब आपके 12th क्लास में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसके सेपरेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, डीएनए के साइज पर, तो देखिए दो पिक्चर आपको दिखेंगे यहाँ पे। एक डीएनए का जो इसके जीनोम है, वायरल जीनोम, उनका सेपरेशन, उसका सैंपल जो मैंने लिया है, ये वाला सैंपल मैंने लिया है गंगा रिवर से, ये वाला सैंपल